देखो हम एक बार फिर से सिर्फ नटवा जिनेंद्र, नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ये मैं सोच रही थी कि आपको ये अभी बाय हार्ट हुआ होगा, तो किस किस को बाय हार्ट हो गया है, मैंने बोल सकते हो आप। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया। बोलूं क्या? हाँ बोलिए। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। बहुत बढ़िया प्रयास किया। सिर्फ विरच्यते है। विरच्यते हाँ, विरच्यते। च च च च को जोड़ा है तो च्यते, विरच्यते। लेकिन रच्यते। बहुत बहुत बढ़िया आपने किया मंगलाचरण। हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, उसमें हमने विश्व को देखा जो 6 द्रव्यों का समूह है। द्रव्य को देखा हमने जो कि गुणों का समूह है। तो द्रव्य हमने देखा कि ध्रुव धातु से बना है, जो कि निरंतर बहता है। तो द्रव्य को ही हम कभी कभी पदार्थ बोलते हैं, कभी कभी द्रव्य बोलते हैं। तो ये द्रव्य को कौन कौन सी अपेक्षा में क्या क्या नाम है, मैं बताती हूँ। द्रव्य को अगर क्षेत्र अपेक्षा हम द्रव्य को नाम देते हैं तो हम अस्तिकाय बोलते हैं, क्योंकि द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, माने बहुप्रदेशी है। तो द्रव्य को हम अस्तिकाय कहते हैं। उसी द्रव्य को काल अपेक्षा से कहते हैं तो द्रव्य कहते हैं, क्योंकि वह ध्रुव धातु से बना है और उसका मीनिंग है निरंतर बहना। जैसे बांध, तालाब, ये सब एक जगह पे स्थित है लेकिन नदी बहती रहती है ना। वैसे ही ये बहना द्रव्य का स्वभाव है, इसीलिए काल अपेक्षा उसे द्रव्य कहा। अपेक्षा क्या कहेंगे, त्व। भाव माने त्व, पना। तो तत्व कहेंगे। उसी द्रव्य को भाव अपेक्षा तत्व कहेंगे। और द्रव्य अपेक्षा उसे पदार्थ कहेंगे। तो हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो चतुष्टय देखा था, उसी में ही हम उस द्रव्य को क्या क्या कह सकते हैं ऐसा लगा रहे हैं। द्रव्य को द्रव्य अपेक्षा से पदार्थ कहेंगे, क्षेत्र अपेक्षा से अस्तिकाय कहेंगे, काल काल अपेक्षा से द्रव्य कहेंगे और भाव अपेक्षा से तत्व कहेंगे। ये आया समझ में। हमने गुणों की डेफिनेशन देखी थी, ये तो हो गया द्रव्य। फिर हमने गुण देखे थे। गुणों की डेफिनेशन कोई बताना चाहेगा। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों एवं संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है उससे गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो द्रव्य के सभी अवस्थाओं में, सभी भागों में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। तो ये जो सभी भागों में कहा, उसमें मैं ऐसा भी कह सकती हूँ सभी क्षेत्रों में या सभी प्रदेशों में। तो ये जो भाग है उसका सिमिलर है क्षेत्र या प्रदेश, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्र अपेक्षा से डेफिनेशन में बताया गया है सभी भागों में। वैसे ही सभी अवस्थाओं में जो बताया है वो काल अपेक्षा बताया है। जो द्रव्यों के वो द्रव्य अपेक्षा बताया है, और पाया जाता है वह उसका भाव है। तो हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण के डेफिनेशन में भी लगाया था। फिर उसके बाद में हमने गुण को ही अच्छी तरह से हम जान रहे हैं।
गुण हमने फिर एक देखा था कि गुण जो रहता है वो द्रव्य के पूरे भाग में रहता है। मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में डॉट डॉट करके बताए थे। फिर बताया था कि नहीं, जितना द्रव्य है उतने ही उसके गुण है। अनंत गुण उसी एक ही क्षेत्र में रहते हैं जितना द्रव्य का क्षेत्र है, ऐसे जगह पे नहीं है। इससे यह पता चल जाता है कि आत्मा और मेरा ज्ञान गुण सेम है, ओवरलैप सर्कल्स है। अगर आप ऐसा बोलोगे तो जितना आत्मा है वही उतना ही मेरा ज्ञान गुण है। तो कुछ कुछ मान्यता में ऐसा रहता है कि आत्मा ज्ञान से बड़ा रहता है या फिर छोटा रहता है, वो वहां पे मान्यता खंडित हो जाती है। क्योंकि अगर छोटा मानेंगे, ज्ञान गुण को छोटा मानेंगे, तो बाहर का आत्मा जो रहेगा वो क्या जड़ है फिर? क्योंकि मेरे एक ही जगह पे आत्मा अगर मानूंगी तो वो बाकी का जो है वो जड़ हो जाएगा। तो वैसा नहीं है, इसीलिए ये संपूर्ण भागों का जो डेफिनेशन में स्पेसिफिकली बताया गया है वो उसी के लिए बताया है कि जितना द्रव्य है उतने ही अनंत गुण है और उसी सभी क्षेत्र पे है। ऐसा नहीं है कि किसी मस्तक से ज्ञान होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए प्रवचन सार में गाथा 23 में ये बताया है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन किया हुआ है कि आत्मा क्या है, तो ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान गुण जितना है उतना ही आत्मा का क्षेत्र है। जैसे आपने कभी देखा होगा छिपकली रहती है, तो छिपकली जब उसको कोई अटैक कर दे या कोई उसको उसके पूंछ पे मार दे तो वो पूंछ छोड़ देती है, तो आत्मा के प्रदेश छूट गए, तो आत्मा अलग हो गया ना। आप शायद म्यूट पे हो, आप बात करना चाहते हो डिम्पल जी? उसमें कुछ समय उसका अंश रहता है, इसलिए वो मतलब एकदम नहीं छूटता है आत्मा का प्रदेश। हाँ, लेकिन हम जब बोलते हैं कि वो पूछ छोड़ दी उसने, तो ऐसा नहीं लगाना कि आत्मा के प्रदेश छूट गए वहां पे। वो जब तक प्रदेश रहते हैं आकुंचन और आकुंचन के लिए वो आते हैं, तब तक वो क्या करती है, अपनी टेल ऐसे विगल करती है थोड़ी देर और फिर वो गिर जाती है, वो रहती नहीं है ना। तो जब तक वो उसमें आत्मा के प्रदेश है तब तक उसका हलन चलन होता है, फिर वो संकुचित हो जाके पूरे छिपकली में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आत्मा के प्रदेश वहीं पे रह गए। हम्म। तो हमें भी कभी ऐसा फील हो जाता है कि उंगली उंगली टूट गई या फिर कुछ हो गया, तो वो संकुचित हो जाते हैं, लेकिन हमारे असंख्यात प्रदेश जितने हैं उतने ही हमारे साथ रहते हैं। शरीर जुदा हो जाता है, वो पुद्गल का परिणमन होता है। हाँ। फिर हमने गुणों के बारे में हम देख रहे थे। तो गुण जो है वो हमने क्या कहा, द्रव्य में अनंत गुण है। तो ये अनंत जो अपेक्षा बताई है, तो ये अनंत एक्चुअली कितना है, इसके लिए जिनवाणी में अनंत की महिमा आने के लिए कुछ परिमाण दिए हुए हैं। जैसे हम बोलते हैं जीव कितने हैं, तो अनंत है। पुद्गल कितने हैं, अनंत से अनंत गुणा अनंतानंत पुद्गल है। उससे भी अनंत गुणा क्या है, तो आकाश द्रव्य है। सॉरी, पहले काल द्रव्य है, सॉरी। जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, फिर जो अनंत आता है वो काल द्रव्य है। उससे बड़ा जो है अनंत, वो आकाश द्रव्य है। उससे बड़ा जो अनंत है वो एक द्रव्य के गुण है। तो आपको वो जो मैं गुणों का भंडार हूं, कितने अनंत गुण मुझ में है, इसका भाव भाषण करने के लिए हमने कहा कौन सा अनंत लेना। हाँ, अनंत कोई तो वैल्यू है ऐसा पकड़ के हम चलते हैं, उसका भाव भाषण तो हमें है नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी केवल ज्ञान हुआ है। जैसे मति और श्रुत ज्ञान है हमें, तो हमें संख्यात का ही ख्याल में आ जाता है। ये तो हम कल्पना से अज्यूम कर रहे हैं,
लेकिन हमें संख्यात का ज्ञान होता है मति शुद्ध से। अवधि और मन पर्याय ज्ञान से असंख्यात का ज्ञान हो जाता है, और केवल ज्ञान में हमें अनंत की महिमा आती है। तो ये जो अनंत है उसका थोड़ा सा ट्रेलर बताने के लिए, जीव अनंत है, ये पहला अनंत हो गया। उससे बड़ा जो पुद्गल है वो क्या है, अनंतानंत है, ये दूसरा अनंत हो गया। फिर जो काल द्रव्य है वो तीसरा अनंत अनंत हो गया। मुझे काल द्रव्य जो भूत भविष्य और वर्तमान की ये बोलते हैं, उससे बड़ा जो है काल द्रव्य या काल कहो, निश्चय काल माने जो अनादि अनंत तीन कालों के समय ऐसा। फिर जो अनंत है वो आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य अनंत सर्वव्यापी है जो। और फिर जो अनंत आता है वो है द्रव्य के गुण। तो एक द्रव्य में इतने सारे गुण हैं। मानो हमने आकाश को कैसे डिफाइन किया था, लोकाकाश एक उसका छोटा सा पार्ट है जिसमें छह द्रव्य रहते हैं, और बाकी का जो है वो बड़ा लोक प्लस अलोक ऐसा पूर्ण आकाश। तो हम थोड़ा बहुत इमेजिन कर पा रहे हैं कि ओके मेरे में बहुत सारे गुण हैं। तो उसकी महिमा आने के लिए ही शास्त्रों में ये अनंत का वर्णन आता है कि जो अनंत लेना है तो वो कौन सा अनंत लेना है, कैसे किस हमें हमारी महिमा आने के लिए ये अनंत बताया है। ओके। अभी हमने पिछली बार गुण को पत्रांक से पढ़ रहे थे। अभी मैं वो प्रोजेक्ट करती हूँ, उससे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी तक आपको इसमें कुछ क्वेश्चन है? दीदी एक जीव द्रव्य में कितने गुण? अनंत ही गुण है। नहीं, जैसे जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, और काल द्रव्य भूत भविष्य वर्तमान के हिसाब से अनंत। हाँ, ये क्या क्या समझाया ये आपने? अनंत अनंत कितना बड़ा अनंत। अनंत है। हाँ, और आकाश द्रव्य भी अनंत, और फिर एक। आकाश द्रव्य अनंत है, और फिर द्रव्य के गुण अनंत है। उससे आगे भी है, सब द्रव्यों के गुण अनंत है। फिर उसके बाद द्रव्यों की पर्याय अनंत है। और फिर जो अनंत है वो लास्ट वाला, जो केवल ज्ञान की शक्ति अविभाव प्रतिचित है, वो लास्ट वाला अनंत है। तो अनंत के भी कितने सारे भेद है। आपको पता चला, ये महिमा आने के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे अनंत लेना है। माने हमें ऐसा लगता है कि हमें अनंत गुण है, हमने परिभाषा देखी, उसके बारे में देखा, लेकिन हमें उसका भाव भाषण आने के लिए ये बताया है पांच चीजें। माने अब हमारे गुण के लिए, गुण को अभी मुख्य करके हम बोलते हैं तो जीव अनंत है। जीव द्रव्य से अनंत गुणा अधिक पुद्गल द्रव्य है। फिर पुद्गल द्रव्य से अनंत गुणा अधिक तीन काल के समय है। तीन काल के समयों से अनंत गुणा अधिक आकाश के प्रदेश है। और फिर आकाश द्रव्य के प्रदेशों से अनंत गुणा अधिक द्रव्य के गुण है। तो बताने का यही औचित्य है कि आपको अपने गुणों की महिमा आ जाए, कि सच में मेरे में कितने सारे गुण हैं जो कि मैं उससे मैंने अनजान हूं, मुझे पता नहीं है मुझ में क्या भंडार भरा हुआ है, और मैं ये पर द्रव्य में क्यों अपना टाइम गवा रही हूँ। तो उसके लिए ये अनंत का डेफिनेशन, माने अनंत के अलग अलग जो भेद है वो बताते हैं। अभी हम गुण के बारे में पढ़ रहे थे।
हमने पिछली बार रिवाइज करके विश्व, फिर द्रव्य और फिर गुणों का जो गुण गुण किसे कहते हैं वो देखा था। हम शायद से यहाँ पे आए थे। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम अपने स्वद्रव्य के विचार, स्वद्रव्य का विचार करेंगे। अभी इसमें बहुत अच्छी तरह से जो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो हमने देखा था कि ये स्वचतुष्टय कैसे लगाना है, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया है। पढ़ेंगे तो हमें वो क्लियर हो जाएगा कि चतुष्टय माने क्या होता है। कोई एक पढ़ना चाहेगा? पढ़ू? हाँ पढ़िए। हम अपने स्वद्रव्य का विचार करेंगे। मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मुझ में अनंत गुण हैं, वे मेरे सब असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, पूर्ण व्याप्त हैं और मेरे किसी भी अवस्था में वे अनंत ही रहेंगे। जीव किसी भी अवस्था में हो, अति सूक्ष्म एकेंद्रीय अवस्था हो या सिद्ध अवस्था हो, प्रत्येक जीव में अनंत गुण सदा ही विद्यमान है। गुण कभी भी कम या अधिक नहीं होते। गुणों की परिभाषा समझने पर हम निश्चिंत हो जाते हैं, चिंता रहित हो जाते हैं। हमें परीक्षा में अधिकाधिक गुण या अंक कैसे प्राप्त हो, उससे हम दिन रात चिंता करते हैं। भले मार्ग से या अभ्यास से या बुरे मार्ग से कॉपी करके गुण बढ़ाने के चक्कर में हर व्यक्ति व्यस्त रहता है, इसलिए द्रव्य के बारे में वैसी चिंता नहीं है। हाँ रुकिए। धन के हाँ एक मिनट, आप लोग सभी लोग म्यूट कर लीजिए ताकि वो एक जो एक बैकग्राउंड ना हो जाता है ना वो रिड्यूस हो जाए। यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि गुण तो सभी में समान पाए जाते हैं। तो उन्होंने सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट जीव को लिया, अति सूक्ष्म एकेंद्रीय अवस्था और सिद्ध समान। तो कोई भी अवस्था में मैं रहूं तो भी मेरे अनंत गुण जो है वो सदा मेरे साथ विद्यमान रहेंगे। इससे क्या होगा? पहले तो मेरी महिमा आती है मुझे, और मेरे से गुण कभी कम अधिक नहीं होते हैं। इससे मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी सदा मेरे साथ, कोई भी उसे हाथ नहीं लगा सकता किसी भी अवस्था में। हम्म। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हम परीक्षा में क्या करते हैं, अधिक गुण लाने के लिए दिन रात चिंता करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, कभी कभी कॉपी भी करते हैं बुरे ये करके कि अंक बहुत आ जाए। लेकिन वैसी चिंता द्रव्य में है क्या? तो बिल्कुल नहीं। हमारे गुण सदा कायम रहने वाले हैं, तो वो कभी भी अपना द्रव्य छोड़ेंगे नहीं। ऐसे सभी द्रव्य में लगाना, हमारे सिर्फ मेरे द्रव्य या जीव द्रव्य में नहीं, हर एक पुद्गल का भी द्रव्य है, उसे उसमें भी अनंत गुण है, वो भी अपना स्वभाव अपने गुण कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये जो आलाप पद्धति है उसमें गुण की डेफिनेशन इसी संदर्भ में आई है, गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणाः। माने जिससे वस्तु को अलग कर सकते हैं ऐसे गुण, जो कॉमन है उसको छोड़ दिया, और जो हाईलाइट गुण, जैसे जीव का ज्ञान गुण कहा, उससे जीव हाईलाइट हो गया, बाकी के द्रव्य नहीं उसमें नहीं है, सिर्फ जीव द्रव्य में आ गया। ऐसे गुण को मुख्य करके हम हम उस द्रव्य को अलग करते हैं। तो प्रदेश और काल को हम क्या करते हैं उस टाइम में? गौण करते हैं। तो गुणों को ही देखा जाता है हमारे, कि बाबा कौन सा गुण है जिससे मैं उसको अलग छाटू और मुझे पता चल जाए कि अरे ये जीव है। हाँ आगे पढ़ेंगे धन के बारे में। पढ़ू क्या मैं? हाँ पढ़िए। धन के बारे में, धन के बारे में भी वही हाल है। अपने पास थोड़ा बहुत धन होगा तो निरंतर चिंता रहती है कि कोई चुरा तो न लेगा, चुरा तो न लेगा, यह धन कैसे बढ़ेगा,
इसे बैंक में डाले या शेयर्स खरीदे, द्रव्य और गुण का स्वरूप ख्याल में आते ही सब आकुलता नष्ट हो जाती है, कारण कि द्रव्य से गुण कोई निकाल कर ले नहीं सकता। तद्वत ही गुण बढ़ाने की भी कोई चिंता नहीं रहती। हाँ, यही बताया है, जैसे कोई बढ़ा भी नहीं सकता वैसे कोई निकाल भी नहीं सकता। तो अगर मैं पूछूंगी कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारा सबसे बड़ा धन हमारे क्या है, तो हमारे गुण है। ऐसा ही अंदर भाव भाषण होना चाहिए। इस घर से या फिर हमारे गाड़ी से हमारी पहचान कभी भी नहीं है। ये व्यवहार में हमारी जो मान्यता है उस पे चोट आती है, तो धीरे 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 हमारा परिवर्तन, हमारी सोच बदलती है। तो ऐसा हम लिस्ट भी कर सकते हैं कौन कौन से इसमें हमने अभी तक हमारा धन या हमारी बढ़ाई किस किस चीजों में हमें लगती है, और उसको बाद में कट कर देना कि नहीं, इससे सच्ची में मेरी बढ़ाई है क्या। मेरे में जितने अनंत गुण है, हमने गुणों कितने गुण अनंत है ये देखा है, तो इतने सारे गुण है मुझ में, उसको कब जानूंगी मैं। आगे पढ़ते हैं। हाँ, गुण की परिभाषा के साथ साथ गुण की परिभाषा के साथ साथ आज हम एक नई बात समझेंगे, स्वचतुष्टय। प्रत्येक वस्तु का यानी द्रव्य का अपना चतुष्टय अर्थात चार बातें सदा होती है। वे है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य शब्द का अर्थ तो अब हम जानते हैं। क्षेत्र का अर्थ है द्रव्य जितनी जगह घेरता है। आजकल हम घर खरीदते समय उसका क्षेत्रफल एरिया कितना है यह देखते हैं, परंतु वहां तो अम, कारपेट और एरिया, बिल्टअप एरिया, हाँ कार सुपर हाँ बिल्ट एरिया आदि, और और न जाने क्या क्या बातें होती है। लेकिन द्रव्य के बारे में ऐसी कोई उलझन नहीं है। द्रव्य के अनंत गुण जितनी जगह में है रहते हैं, उतना उस द्रव्य का क्षेत्र है। एक ही घर में रहने वाले अनेक सदस्यों के कमरे अलग अलग होते हैं, लेकिन द्रव्य में गुणों के बारे में वैसा नहीं होता। जितना क्षेत्र एक गुण व्यापता है, उतना ही वही क्षेत्र दूसरा गुण व्यापता है, और वही सर्व। क्षेत्र सर्व अनंत गुण व्यापते हैं। जो क्षेत्र द्रव्य का है, वही क्षेत्र उसके गुणों का है। जैसे सोना जितना बड़ा है, उतने ही क्षेत्र में उसके गुण पीलापन, भारीपना, चमकीलापना आदि है। ये समझ में आया? हाँ। इसमें कोई डाउट है? नहीं हाँ, है। ये हमने किया हुआ है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। स्व चतुष्ट स्वचतुष्टय में कोण वाचते का मी वाचू? वाचू पढ़िए। दे। हाँ, पढ़िए हाँ पढ़िए। हाँ, स्वचतुष्टय में से द्रव्य और क्षेत्र का ज्ञान होने के पश्चात अब हम काल और भाव के बारे में समझेंगे। काल यानी परिणमन, द्रव्य की विशिष्ट अवस्था, पर्याय। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आगामी पत्र में करेंगे। भाव अर्थात गुण की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। हाँ, पढ़िए प्रत्येक द्रव्य का। हाँ, प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वतंत्र स्व चतुष्टय होता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का अपना द्रव्य, स्वद्रव्य, अपना क्षेत्र, स्व क्षेत्र, अपना परिणमन, स्वकाल, और अपने गुण यानी भाव, स्वभाव होता है। गुण की जो परिभाषा है उसमें उसमें से यह चतुष्टय सिद्ध कर सकते हैं। गुण की परिभाषा है जो द्रव्य संपूर्ण भागों में क्षेत्र और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में काल रहते हैं, उन्हें गुण भाव कहते हैं। हाँ, ये हमने देखा है, सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं, इसका रिवीजन हो गया आपका। इसीलिए हमने ये फिर से पढ़ा, जो कि हाँ स्व, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने देखा।
हम्म। हाँ, इस पर से यह सिद्धांत निकलता है कि प्रत्येक द्रव्य का स्व चतुष्टय भिन्न भिन्न है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र है। इस सिद्धांत से जीव अनंत में विलीन हो जाता है। इस अन्यमति की कल्पना का निराकरण हो जाता है। सिद्ध अवस्था में भी प्रत्येक जीव द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है। तो इससे हमें पता चला ना कि उन्होंने हम्म अन्यमति का एक खंडन किया, जीव अनंत में विलीन हो जाता है, माने क्या हो जाता है, विलीन हो गया, अभी उसका अस्तित्व है या नहीं पता नहीं है। तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र है और वह सदा ही रहेगा ही। उसका जो चतुष्टय है उसके बाहर भी वो नहीं जाएगा। इससे जो हमारी विश्व व्यवस्था है वो अपने अच्छे से कार्यरत होती है। उसका लॉजिक यहाँ पे से पता चल जाता है। हाँ, कोई दूसरा पढ़ना चाहता है तो भी पढ़ सकता है। हाँ, वो पढ़ता है क्या कोई? तो हाँ पढ़िए, आपका आवाज बहुत लो आ रहा है लेकिन। हाँ, कोई पढ़ता है क्या? आप पढ़िए। शक्कर पढ़िए। का डिब्बा देखो, उस डिब्बे का स्व द्रव्य डिब्बे में है, उसका स्व क्षेत्र डिब्बे में, उसका स्व काल डिब्बे में और उसका स्वभाव डिब्बे में है। इसी तरह शक्कर का स्व द्रव्य शक्कर में, शक्कर का स्व क्षेत्र शक्कर में, शक्कर का स्व काल शक्कर में और शक्कर का स्वभाव शक्कर में है। आज मैं तुम्हें गृह कार्य दे रही हूँ। प्रतिदिन 10-10 वस्तुओं के स्व चतुष्टय भिन्न भिन्न ढूंढ कर लिखो। जैसे कागज और उस पर जो स्याही के अक्षर है उसमें कागज का स्व चतुष्टय भिन्न है और स्याही का स्व चतुष्टय भिन्न है। ऐसा करने से क्या लाभ है? ऐसा करने से एक जीव मिनट। की कर्ता बुद्धि के मूल पर प्रहार होता है। हमें लगता है कि मैंने कितने सुंदर अक्षर लिखे हैं, परंतु तत्वाभ्यास की दृष्टि से उसकी तरफ देखेंगे तो पता चलता है कि कागज का स्व चतुष्टय भिन्न है, स्याही का स्व चतुष्टय भिन्न है, हाथ का स्व चतुष्टय भिन्न है और मेरा यानी जीव द्रव्य का स्व चतुष्टय भिन्न है। हाँ, तो इससे पता चला, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उदाहरण दिया है। हम कितनी बार बोलते हैं कि शक्कर टक का डब्बा दे दो, तो शक्कर का और डब्बा, हमने उसको क्या किया, मिला लिया, शक्कर को उस डब्बे का ही डब्बे में बना रख दिया। दिया। हाँ, लेकिन हमारा भाव क्लियर है, हमें पता है कि वो डब्बा शक्कर से बना नहीं है, उसमें शक्कर रखी है, इसीलिए मैं शक्कर का डब्बा कह रही हूँ। ये हमारा वहां पे हम्म भाव सर एकदम क्लियर है, वहां पे हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव पता है कि ये अलग अलग है। नहीं तो हम डब्बे का यूज करते ना, नहीं, हम अच्छी तरह से उसके अंदर की शक्कर निकालते हैं और डालते हैं, डब्बा नहीं कोई डालता है। तो हमें व्यवहार में ऐसे बहुत सारी जगह पे क्लियर कट टू कट पता चल जाता है कि इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है और माने शक्कर का अलग है और डब्बे का अलग है। और ये हमें पता होने पर भी हम गलती नहीं करते हैं, है ना। छोटे बच्चे को हाँ भी बोल दिया तो भी उसको समझ में आ जाता है इसका कि बाबा मम्मा ने मुझे शक्कर का डब्बा नहीं ढूंढने के लिए बोला है, जहां पे शक्कर रखी है वो वाला डब्बा लाने के लिए कहा है। तो ये उसको हम्म भी पता है। लेकिन जब हम दूसरी जगह पे मिक्सअप कर देते हैं वहां पे हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये चतुष्टय समझने से हमें पता चल जाता है कि आज मैंने क्या किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, मेरे अक्षर कितने सुंदर आए हैं, या फिर हम बोलेंगे कि हमने बहुत अच्छी तरह से क्या किया है, कुछ तो खाद्य पकवान बनाए हैं। तो ये जो भी हमारी कल्पनाएं हैं वो क्यों गलत है, क्योंकि हर एक का चतुष्टय अलग है और वो चतुष्टय में ही कार्यरत रहता है।
तो मैं उस चतुष्टय में जाके कुछ कर सकती हूँ क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो, उन्होंने यहाँ पे एक ये भी दिया है, क्या दिया है, होमवर्क दिया हुआ है प्रतिदिन। तो हम इस बार करेंगे, आप कल सोच के आना। 10 तो बोले हैं उन्होंने, लेकिन आप जितने हो सके वहां पे ट्राई करना कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे कागज और स्याही, मैंने जब लिखा तब मैंने क्या किया, कागज का चतुष्टय अलग देखा और स्याही का अलग देखा। जब कागज पे वो स्याही आ गई, फिर भी उनका क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग है। परिणमन दोनों का हो रहा है, मेरे हाथ का भी परिणमन हो रहा है, मेरे भावों का भी परिणमन हो रहा है। आपने सूक्ष्मता से देखा कि मैंने क्या किया, विकल्प किया लिखने का, फिर क्या किया, मेरे वैसे हाथ क्या हो गए, हाथ में पेन ले लिया, मेरे हाथ वैसे क्या हो गए, घूम गए, मैंने जैसे लिपिबद्ध करते हैं वैसे हाथ की हलन चलन हो गई। फिर उसी टाइम में क्या हुआ, स्याही, पेन का भी अगर माइन्यूट देखेंगे तो पेन की आउटर बॉडी, इनर बॉडी, ये भी सब पुद्गल है लेकिन भिन्न भिन्न है। फिर वो कागज पे आया, वो कागज का अपना खुद का स्व चतुष्टय अलग है। तो ऐसे हम अगर थोड़ा चिंतन करते करते देखेंगे, हमारी डेली लाइफ की जो चल रही है, डेली के इसमें जो है, हम ऐसा देखेंगे और थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आपको ही समझ में आएगा। तो कल आप ये होमवर्क लेना, 10 नहीं तो भी जितने हो सके उतने का सोच के कि क्या मैंने सोचा, किस बारे में सोचा, और कल हम शेयर करेंगे। जिसका कल होता है ठीक है, नहीं तो थर्सडे में मैं फ्राइडे तक ये क्वेश्चन पूछूंगी कि इसने इसके बारे में सोचा कि हर एक का चतुष्टय कैसे भिन्न है और मैंने कैसे देखा, और उससे पहले मैं क्या सोच रही थी, अब क्या सोच रही हूँ। उसको करने से उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा लाभ लाभ बताया है कि जीव की कर्ता बुद्धि के मूल पर प्रहार हो जाता है, जो कि मिथ्यात्व की जड़ है। क्योंकि मिथ्यात्व हमारा इससे ही पुष्ट हो जाता है, क्योंकि मैं ही सब करती हूँ, ये हमारा सहजता से आता ही नहीं, क्योंकि कर्ता बुद्धि हमें बसी हुई है ना। तो इसको हम ट्राई करेंगे, आगे पढ़ेंगे। मैं पढ़ू दीदी? कोई पढ़ हाँ हाँ, पढ़ो। पढ़िए पढ़िए। द्रव्य गुण पर्याय और उनका स्वरूप यह अत्यंत सुंदर विषय है। संपूर्ण आगम और अध्यात्म का रहस्य और उसका समाधान इन सिद्धांतों में है। स्कूल में गणित विषय में भूमिति के राइडर्स सुलझाते हुए या पहेलियां बुझाते समय बुद्धि को जैसे गति मिलती है, वैसा ही यहाँ पर होता है। कथा, कादंबरी, निबंध, प्रबंध आदि साहित्य का आस्वाद लेना हो तो पहले भाषा का ज्ञान जरूरी है। तद्वत ही अध्यात्म एक अत्यंत रसपूर्ण विषय है। उसका आस्वाद लेना हो, रस चखना हो, तो सबसे पहले इन सीधे सरल सिद्धांतों को जानना जरूरी है। इस एक एक सिद्धांत के ऊपर आगे आगे का सिद्धांत बताया जाता है, सिद्ध किया जाता है, लॉजिकली प्रूव किया जाता है। बेटा सच कहूं, पढ़ाई चलती है तब तक बुद्धि को बड़ा आह्वान मिलता है। हम नित्य नया पढ़ते हैं, आत्मसात करते हैं। व्यवसाय में जुड़ने पर बुद्धि में मंदता आती है। थोड़ी बहुत बुद्धि व्यवसाय के लिए लगती है, बाकी बची बुद्धि पैसा और अधिकार बढ़ाने में खर्च होती है, फिर भी समाधान नहीं होता। आगम और अध्यात्म का यह विषय सचमुच में बड़ा रसप्रद है। बुद्धि को तो आह्वान उत्तेजना है ही, मानसिक शांति भी बढ़ती है। इतना ही पढ़ेंगे हम। तो अभी जो उन्होंने बताया कि ऐसे अगर हम सोचेंगे तो हमारी क्या होगी, कर्ता बुद्धि भी खत्म हो जाएगी, और ये जो अध्यात्म के विषय है उसमें हमें रस आना लगेगा। क्योंकि क्या होगा, हमारी कषाय मंद हो जाएगी। जैसे जैसे उसके प्रति हमारा राग कम हो जाएगा, सब कुछ
स्वचतुष्टय से दिखने लगेगा तो क्या होगा? अरे उसका परिणमन हो गया, अरे तुम्हारा हैंड राइटिंग कितना सुंदर है, अरे ये तो उसका परिणमन है। ये अंदर में बहुत सहजता से जुट जाएगा, तो ये मैं हैंड राइटिंग करने वाला हूँ क्या, फिर मैं कौन हूँ, इस तरफ हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएंगी। दीदी तो एक चीज और क्लियर कर दीजिए प्लीज, मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। नहीं जैसे बोलो। आपने हैंड राइटिंग का एग्जाम्पल दिया है, तो हाँ, हैंड राइटिंग डिफरेंट है, इसमें किस किस का देखेंगे? शब्द का, जो लिखा है वर्ड उनका, या फिर पेन का, या किस चीज से, मतलब या बनाने का, हाथ चलने का एक तरीका? सभी पे आप घटा सकते हो, सभी पे आप घटा सकते हो, क्योंकि कोई किसी से जुड़ा नहीं है ना। जैसे आप वो पेन का भी रिफिल देखते हो, सिर्फ रिफिल, तो रिफिल क्या हो गई, वो एक पुद्गल का स्कंद है, हम्म। उसमें भी स्याही अंदर से डाली गई है, वो अलग पुद्गल है। हाँ हाँ, तो ठीक है। हम उतने, हमने सिर्फ पेन को देखा तो हमें ये बातें माइन्यूटली पता नहीं चलती है, पर जब हम उनके स्वतंत्रता पे काम करते हैं कि कौन कौन स्वतंत्र है, तो अब हमें वो डिटेली अंदर 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 जाके जब देखेंगे। पहले तो आप ले लो पेन तक, पेन, मैं, फिर क्या आ गया, मेरा शरीर आ गया, फिर ये हाँ किताब आ गई जिसपे मैं लिख रही हूँ। पर हाँ ऐसे लगाओ, फिर सोचो कि ये पेन में भी क्या है, ये किताब के पन्ने, जो हाँ एक पन्ना है वो हाँ अलग है, वो पूरी किताब अलग है, हाँ जुड़ी हुई है। हाँ हाँ। तो जुड़ने का भी, जो कि वो जो है वो अलग स्कंद है, जिससे वो पैक हुआ है, जो गम रहता है, वो भी हम्म। क्या है। लेकिन इनका स्वतंत्र परिणमन है, तो आपको भावासन होगा कि ये कितना घना निमित्त नैमित्तिक संबंध सभी चीजों में, स्वतंत्र स्वतंत्र चीजों में लगता है। हम्म। और फिर हमारी कर्ता बुद्धि वहां से हट जाती है। तो ये जो हटने का माने कर्ता बुद्धि का जो है, वो हमें बहुत माने इजीली हम बोल देते हैं कि मैंने किया है, तो वो इजीली नहीं आएगा। तो आप जितना डीप अंदर जा सकते हो उतना आपकी क्षमता है। लेकिन अभी हम स्थूल रूप से, आप जितना सोच सकते हो कि मैंने आज क्या बनाया, या फिर मैं कहाँ गई, या फिर मैंने कुछ और किया, तो आपके लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है जिसे मुझे लगता है कि ये मैंने किया, या फिर सचमुच में मैंने किया क्या, फिर वहां पे कौन कौन से अलग अलग द्रव्य क्षेत्र काल भाव आ गए, मेरे अलग है, बाह्य पदार्थों के अलग है। तो फिर आपका वहां पे कंक्लूजन आ जाएगा कि ये स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। ठीक। हम्म। तो ये एक्सरसाइज, होमवर्क में कितनी चीजें लेके करना है? जैसे ऐसे तो हर चीज है, मतलब अब तो लग रहा है कुछ नहीं, आप एक दो चीजों में लगाइए, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि कि ये तो आप हर जगह लगने वाला है। नहीं, आप जितना सोच सकते हो, क्योंकि ये ना मैंने 10 चीजें ली और मैंने 10 का होमवर्क किया, इससे कोई भी काम होने नहीं वाला है। हमारा चिंतन कैसे बढ़ेगा और हम कौन सी धारा से चलने वाले हैं ना, ये वहां पे बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, हमें ये वो होमवर्क चाहिए। बहुत वास्ट है, ये तो हमेशा के लिए होमवर्क हो गया ये तो ये ये तो शुरुआत से बताइए उन्होंने, आप एक एक कीजिए, बाकी का हम जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, आपको ये हर समय लगने वाला है कि अरे बाबा ये तो अभी चित्र है। इसीलिए तो विश्व देखा और फिर द्रव्य और गुण देखा, ताकि पहले ही चोट में क्या हो जाए, अपना काम हो जाए। हमें भेद विज्ञान करना है, तो हमें पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, पर कौन है, और मैं किसको कर रहा हूँ, मुझे क्या नहीं करना है, ऐसा मानना है। तो ये हो जाएगा तो हमारा मैक्सिमम आधा काम तो हो गया ना। सही है। ठीक है, चलो कर्ता तो बुद्धि बनाने के लिए जरूरी। हाँ, हमारे हमारी मान्यता सुधारने के लिए ये बहुत जरूरी है। बाकी अन्य लोगों के लिए या होमवर्क बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें, मैं बोली ना, एक टॉपिक लो जो मुझे ऐसे लगता है, फिर आज एक का चिंतन करो, कल एक का, जैसे हम सामायिक करते हैं उस टाइम में उसका चिंतन करो कि आज मैंने क्या किया और मैंने ऐसे माना कि बाबा कौन सी बुद्धि है मेरी जिससे मैंने ये कर्तृत्व लाया, सच्ची में मैंने किया क्या।
बहुत बार हम बच्चे को भी डांट देते हैं, बच्चे से कुछ बोल देते हैं, उसका परिणाम उसका स्वयं होने वाला है, मेरे से रुकने वाला है क्या? तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सब परिवारजनों पे लगाएंगे तो क्या होगा, सहजता आएगी। वहां पे भी हमें ये नहीं करना है कि नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में आपको अब तब नहीं पता चलेगा, तब आप रिएक्ट कर लोगे, सब हो जाएगा, फिर जब बैठोगे तब लगे अरे मैंने क्यों बाद में दिमाग किया? चलता है। हाँ, तो ये पहली स्टेट है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है, तो वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली सीढ़ी तो चढ़ी ना हमने, ये पता तो चला कि मुझे करना क्या। तो ये बहुत बात अच्छी बात। फिर हमने दीदी द्रव्य अच्छी गुण। तरह हाँ, बताइए, कर्तापन में तो ये लगा है, भोक्ता के लिए भोक्ता में भी लगेगा। हाँ, भुगता में भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, भुगता में मैं भोग रहा हूँ, मैंने सुख भोगा, या फिर बच्चों से जो प्रेम आता है, या फिर हर जो हम तो यहाँ क्या, पर सोचेंगे इसको, इसके लिए कैसे सोचेंगे कि भोक्ता नहीं नहीं पहले है। कर्तापना, वो धीरे 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 उसमें आ जाएगा, अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है उसमें। करता तो कैसे है, बहुत अच्छी तरह से हमें पता है, क्योंकि मैंने किया है ना, ये हमें एकदम कट टू कट पता है, इसीलिए वहां पे हम ये करेंगे ना तो भुगता धीरे धीरे बंद हो जाता है वो भाव हमारा। ओके, हमने अविनाभावी संबंध देखा था। तो द्रव्य गुण और पर्याय में जो हमने संबंध लगाया था, तो उसमें द्रव्य और गुण का जो संबंध है वो नित्य तादात्म्य है, और गुण और पर्याय का जो संबंध है वो अनित्य तादात्म्य है। फॉर एग्जाम्पल, द्रव्य और गुण में हमने कहा था अग्नि और उष्णता, सोना और पीलापन, आत्मा और ज्ञान गुण, ये सब नित्य तादात्मक है। और जो गुण और पर्याय का कहा वो अनित्य तादात्मक कहा। जैसे अग्नि और कंडे का आकार, सोना और कुंडल, आत्मा और मैंने जानने देखने की पर्याय। हाँ, मैंने जो देखा बाबा, मैंने पुस्तक को देखा, तो ये जो एक पर्याय हो गई। तो ये सब जो एक एक समय से परिणमन होता है उसे हमने क्या कहा, अनित्य तादात्म्य संबंध में आया। हमने पिछली बार एक टेबल देखा था कि स्वरूप अपेक्षा से भेद अभेद करके हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमने जो टेबल किया था उसमें द्रव्य गुण पर्याय, उसके लक्षण, संख्या और प्रयोजन और प्रदेश, ये बातें थी। आपको मैं शायद वो शेयर कर पाऊं। तो हमने बोला था इसके बारे में हम कब पर्याय देखेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। तो पर्याय किसे कहा, एकदम सिंपल अभी के लिए बताती हूँ पर्याय किसे कहा। तो पर्याय को हमने कहा कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, या फिर गुणों के विकार को हमने पर्याय कहा था। तो ये विकार क्या है, गुणों का विकार, आपने कभी सुना है क्या गुणों का विकार? विकारी अवस्था हो गई ना वो, इसलिए। हाँ, तो हाँ, ये जो आपने सोचा वो विकारी अवस्था सोची। हाँ, हाँ विकारी अवस्था माने क्या, जो स्वभाव नहीं है, लेकिन यहाँ हाँ। पे विकार का अर्थ ये नहीं लेना है। अच्छा, विकार माने क्या हो गया, खराबी विकार है। माने विशेष कार्य हो गया। हम्म। नहीं, ये नहीं, एक मिनट, विकार माने क्या हो गया, विशेष कार्य हो गया। यहाँ पे वो राग द्वेष नहीं करना, या फिर विरुद्ध कार्य जिसे कहते हैं वो नहीं लेना। पर्याय की डेफिनेशन में गुणों के विकार को पर्याय कहा, लेकिन यहाँ पे विकार का अर्थ विशेष कार्य जिसमें हुआ उसको विकार कहा है। विकार मतलब विशेष कार्य यहाँ पर। विशेष कार्य, हाँ, राग द्वेष नहीं लेना। अच्छा। विशेष कार्य। हाँ,
एक ही मिनट में उस दिन की ये स्क्रीन आपको देख आ रही है? अभी नहीं आ रहा। अभी दिख रही है? हाँ, यहाँ पे हमने द्रव्य को देखा था और उसके भेद अपेक्षा देखे थे, नाम, संख्या, स्वरूप, प्रयोजन। तो इसका खुलासा अभी देखते हैं कि अभी मैं पूरे इसमें पहले बताती हूँ। द्रव्य को हमने एक कहा सत्ता अपेक्षा, जो कि द्रव्य है इस अपेक्षा से, सभी द्रव्य है इस अपेक्षा से हमने क्या कहा कि वो एक है। अनेक अपेक्षा से कहेंगे, कौन सी अपेक्षा? तो उत्पाद व द्रव्य युक्त सर, उसके भेद किए। तो ये भेद का जो विभाजन है, नाम, संख्या, स्वरूप और प्रयोजन, वो देखेंगे। तो पहले द्रव्य, गुण और पर्याय इसमें देखेंगे। उत्पाद व द्रव्य है ना, तो द्रव्य गुण पर्याय ये उसका नाम आ गया, या फिर संज्ञा भी लिख सकते हो। द्रव्य, गुणों और पर्याय, पहले कॉलम में नाम आ गया, द्रव्य, गुण, पर्याय। तो उसका लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है? तो पहले द्रव्य का हमने क्या बोला था? गुण पर्याय द्रव्यम। तो द्रव्य की क्या डेफिनेशन हो गई? गुण पर्याय वाला जो है वो द्रव्य है। अभी हम भेद अपेक्षा बोल रहे हैं, इसीलिए सद्रव्य लक्षणम नहीं बोला। अभी हम भेद अपेक्षा बोल रहे हैं, तो गुण और पर्याय वाला जो है उसे हमने क्या कहा? कहा। हाँ, फिर गुण को क्या कहा? गुण की डेफिनेशन हमें पता है, जो द्रव्यों के सभी संपूर्ण भागों में और सभी अवस्थाओं उसे क्या कहा हमने? गुण कहा। और पर्याय को क्या कहा? गुणों के परिणमन को पर्याय कहा। हाँ, ये उसका क्या हो गया? लक्षण या स्वरूप। ये ले लो। संख्या में क्या है? तो द्रव्य क्या है? एक है। अभी एक द्रव्य की बात चल रही है और सभी द्रव्यों की नहीं चल रही है। मैंने जीव को लिया, तो इसकी अपेक्षा द्रव्य कितने हैं? द्रव्य क्या है? एक है। उसके गुण कितने हैं? तो अनंत गुण है। और उसकी पर्याय कितनी है? तो अनंतानंत उसकी पर्याय है, क्योंकि निरंतर पर्याय क्या होती है? चेंज होती रहती है। ये समझ में आया? हमने अभी संज्ञा या नाम, संख्या और स्वरूप देखा। इतना आपको पता क्लियर है? जो नाम में आपने जैसे द्रव्य लिया है ना, नहीं, इस टाइप से हाँ, नाम माने द्रव्य, गुण और पर्याय। हम अभी झूठ एग्जाम्पल नहीं लिया कर ना रहे आपने हैं। नाम में द्रव्य का, है ना, यही मतलब हुआ। हाँ, नाम माने किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका द्रव्य क्या है? तो द्रव्य है, गुण है या पर्याय है। नाम माने हम किसके इससे भेद कर रहे हैं। द्रव्य भी अभेद, द्रव्य में द्रव्य आएगा। उत्पाद वे कहेंगे तो क्या आएगा? पर्याय आएगी। द्रव्य में द्रव्य आ गया, गुण भी आ जाएंगे। तो ये नाम माने मुझे हेडिंग देनी थी, हेडिंग, जो द्रव्य, गुण, पर्याय है उसके बारे में संख्या क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसका प्रयोजन क्या है। ठीक है। तो नाम माने उसका जो हेडिंग या फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी का आवाज आ रहा है तो म्यूट करेंगे क्या? या फिर मैंने म्यूट ऑल कर दिया है, तो अगर किसी को बात करनी है तो अनम्यूट कर देना। तो अभी ये पता चला कि द्रव्य गुण पर्याय के बारे में हम देख रहे हैं, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय को हमने भेद किया है। हाँ, भेद अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय देख रहे हैं। एक ही द्रव्य है, द्रव्य रूप, गुण भी द्रव्य रूप है, लेकिन उत्पाद वह क्या हो रहा है? उसकी पर्याय चेंज हो रही है। तो हम भेद रूप अपेक्षा से देख रहे हैं कि एक ही द्रव्य में लक्षण क्या है द्रव्य का? तो गुण पर्याय, गुण और पर्याय वाला जो है वो द्रव्य है। और गुण की क्या है? जो द्रव्य के सभी भागों में, सभी अवस्था में पाया जाता है वो गुण है। और गुणों का हर एक गुण का जो परिणमन है वो पर्याय है। अभी द्रव्य की संख्या क्या है? तो एक द्रव्य की अपेक्षा हम बात कर रहे हैं तो एक है, उसमें अनंत गुण कितने हैं? तो अनंत गुण है। और उनकी पर्याय क्या है? तो अनंतानंत पर्याय है। हाँ, निरंतर चेंज हो रहा है। प्रयोजन क्या है?
तो द्रव्य का प्रयोजन है अन्य द्रव्य से पृथकता। द्रव्य समझने से मैं अन्य द्रव्य से भिन्न हूं, ये मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मैं दीदी एक सेकंड, ये जो स्वरूप बताया इसमें ये गुण पर्याय है ना? हाँ, स्वरूप से क्या पता चला? डेफिनेशन आप ले लो, वहां पे स्वरूप माने डेफिनेशन, द्रव्य की डेफिनेशन, गुण की डेफिनेशन, पर्याय की डेफिनेशन, ओके ओके ओके, ये हाँ स्वरूप आ गया, या फिर लक्षण भी कह सकते हो वहां पे। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, प्रयोजन में हमने देखा कि द्रव्य का प्रयोजन क्या है समझने से, तो अन्य द्रव्य से पृथकता हो जाती है, और मेरे आश्रयभूत क्या है ये मुझे पता चल जाता है। मैं डेली पुद्गल को लेके बैठती हूँ और उसमें मैं सुख ढूंढने जा रही हूँ, तो होगा तो नहीं ना काम। तो मेरे आश्रयभूत क्या है, तो मुझे अन्य द्रव्यों से जो पृथकता करती है, तो ये द्रव्य की डेफिनेशन से पता चल जाता है। गुण के डेफिनेशन से हमें द्रव्य का वैभव पता चल जाता है। अरे मैं कितना वैभवशाली हूँ, ये अनंत गुण मेरा पाठ है, मेरे पास है अनंत गुण। और पर्याय जो है वो क्या है? द्रव्य और गुण का परिचय कराती है। जो पर्याय है, हमें तो पर्याय का ही वेदन होता है, हर समय मैं पर्याय का ही वेदन करती हूँ। तो जैसे जैसे पर्याय बदलती है तो गुणों की पर्याय बदल रही है, उससे मुझे गुण ख्याल आ जाते हैं, और गुण से हाँ जो अखंड गुणों का समूह है वो द्रव्य ख्याल आ जाता है। तो ये पर्याय से मेरे पूरे द्रव्य की पहचान हो जाती है, मुझे परिचय हो जाता है, तो ये प्रयोजन है। तो ये द्रव्य गुण पर्याय का और एक हमने चार्ट बनाया। अब इसमें ये तो सब में डिफरेंट 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 आ गया, लेकिन उसमें एक चीज कॉमन है, वो है प्रदेश, जो हमने भेद में नहीं अभेद में रखा था। आप उसके सामने, प्रयोजन के सामने अगर प्रदेश लिखोगे, तो द्रव्य का प्रदेश कितना है, उतने ही उनके गुणों का प्रदेश है, और उतने ही उसके पर्याय का ही प्रदेश है। वहां पे कोई भी अंतर नहीं है। असंख्यात प्रदेशी है तो वो असंख्यात प्रदेशी द्रव्य उतना ही है, गुण भी उतने हैं, और पर्याय भी उतनी ही है। तो मैंने अभेद की जगह पे नीचे प्रदेश लिखा है, उसका क्यों लिखा है ये पता चला आपको? क्योंकि भेद है ही नहीं ना द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से उसमें। आपको समझ में आया? आ गया दीदी। हाँ, तो दीदी अब ऐसे ले लेंगे इसे कि प्रदेश तो असंख्य, जैसे प्रदेश में तो द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, तो अभेद हो गया, लेकिन हाँ, गुण और पर्याय में तो है भेद, है वैसे अलग से देखा जाए तो, कि गुण अनंत है और पर्याय अनंत अनंत। हाँ, लेकिन प्रदेश भेद उसमें नहीं है ना, वो उसी प्रदेश पे गुणों का परिणमन हो रहा है। प्रदेश कोई डिफरेंट नहीं है, गुणों का प्रदेश अलग है, पर्याय का प्रदेश अलग है, ऐसा नहीं है। एक प्रदेश है, उस पे गुण स्थित है और उसी का परिणमन हो रहा है। इसीलिए समय सार में गाथा नंबर 2 में भी ये डेफिनेशन स्पेसिफिकली बताई है कि जहाँ पे सम प्लस अय करके, अय को उन्होंने कहा था कि जो साथ में रह के परिणमन, सदा परिणमनशील है, वो है। इसीलिए समय सार में गाथा में सम प्लस अय, तो सम का क्या मतलब था? साथ में, सम माने एक रूप से, एक रूप से। और अय जो है, अय का मीनिंग 2 तरह से आता है। अय ज्ञानार्थक भी चलता है, गमनार्थक भी चलता है। तो ज्ञानार्थक, ज्ञान और गमन दोनों के लिए अय यूज करते हैं। माने इसका अगर डीपली मीनिंग निकालेंगे तो एक साथ जानेंगे और परिणमन भी करेंगे। तो ऐसा जो समय, वहां पे हमने समय का अर्थ आत्मा लिया। तो ये जो ज्ञान गुण, का भी है और परिणमन भी करता है, दोनों एक साथ होते हैं, ठीक। हाँ, तो इसीलिए ये जो हमने प्रदेश की अपेक्षा देखा था, तो उसमें डिफरेंस, इसलिए एक से है, हाँ हाँ, वो एक साथ है। ठीक है। हाँ,
तो दीदी तो फिर वैसी हेलो। हाँ बोलिए। तो हम अगर आप स्वरूप देखेंगे तो अपन ने उसे कहा कि स्वरूप में गुण रहेगा, पर्याय रहेगा। तो जैसे क्षेत्र के अकॉर्डिंग सब एक है, तो वैसे स्वरूप के अकॉर्डिंग भी तो सब एक रहेगा ना, क्योंकि द्रव्य और का जो। हाँ नहीं, आप अगर बाकी द्रव्यों की अपेक्षा उस द्रव्य को देखेंगे तो स्वरूप सेम रहेगा। जीव द्रव्य, जितने जीव द्रव्य है उनका सबका स्वरूप सेम रहेगा। अभी हम द्रव्य, गुण और पर्याय की विवक्षा लेके देख रहे हैं। तो द्रव्य, गुण और पर्याय, हर एक की डेफिनेशन, उसका लक्षण अलग है ना। मुझे गुण अगर देखना है तो मैं द्रव्य को गुण नहीं कह सकती हूँ। वो सेम रहेगा तो पर्याय और गुण सब सेम आ जाएंगे। जैसे गुण को ही आपने अगर द्रव्य और पर्याय रूप मान लिया तो पर्याय तो एक समय की है, तो वो द्रव्य पूरा नष्ट हो जाएगा, हाँ। है ना। या फिर अगर आपने गुण को अगर द्रव्य रूप माना, अगर गुण को ही सिर्फ द्रव्य रूप माना तो क्या हो जाएगा, वो वैसा ही स्टेटमेंट ये रहेगा ना उसका। गुण माने अनंत गुण कहाँ हो गए, तो मेरा एक ज्ञान गुण है, उसको ही मैंने द्रव्य मान लिया, तो बाकी के गुण कहाँ गए मेरे। तो इसीलिए जो डेफिनेशन द्रव्य गुण पर्याय में आती है, जब हम विश्व की और पूरे द्रव्य की बात करते हैं ना, तो हम अभी बाहर छोड़ के आए। जैसे हमने क्या किया, पहले विश्व को जान लिया, तो 6 द्रव्यों का समूह जान लिया, तो फिर उसमें से मैंने जीव लिया। फिर जीव में क्या क्या है, अभी ये हमारा चल रहा है। हमने पुद्गल के बारे में नहीं, हम एग्जाम्पल पुद्गल के देते हैं क्योंकि हमें वो दिखती है। सोना हमें दिखता है इसीलिए उसका एग्जाम्पल दिया जाता है सिर्फ। लेकिन घटाना हमें अपने आप में है, क्योंकि हमें आत्मा दिखाई नहीं देती है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है। लेकिन नोन, जैसे सोने से क्या होता है, सोने का जो पीलापन है वो उसका गुण है, या फिर उसका अंगूठी बनाई या फिर कड़ा बनाया, तो ये हमें पर्याय समझ में आती है, दिखती है, इसीलिए वो एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं। लेकिन अभी हम जूम इन कर रहे हैं, द्रव्य, एक ही द्रव्य के जो अलग अलग पार्ट है उसमें देख रहे हैं हम। अभी 6 द्रव्य के बारे में नहीं देख रहे हैं। जब 6 द्रव्य के बारे में हम चार्ट बनाएंगे तो हर एक द्रव्य का स्वरूप और लक्षण अलग रहेगा। पर अभी हम जीव द्रव्य के बारे में लिया है, क्योंकि यहाँ पे संख्या में भी जीव द्रव्य एक ही को लिया है, और उसके गुण कितने हैं और उसकी पर्याय कितनी है, ऐसा हम देख रहे हैं। आपको डाउट क्लियर हुआ? हाँ। तो एक ही को, एक द्रव्य को लेके हम उसको जूम इन कर रहे हैं, ताकि वो द्रव्य डिफाइन हो सके, उसके अनंत गुण डिफाइन हो सके, उसके अनंत पर्याय डिफाइन हो सके। हाँ, अगर मैंने आपको शक्कर दी और आपने शक्कर टेस्ट की तो आपको मिठास लगी, तो ये जो मिठास है ये पर्याय है, हमने पर्याय का वेदन किया। लेकिन उस पर्याय के वेदन से क्या मैंने उसके गुण, रस गुण को जाना? हाँ। क्या मैंने उस गुण से उस उद्गल द्रव्य को जाना? तो हाँ, जाना। तो हम अभी पर्याय से ये कर रहे हैं। जैसे द्रव्य से हम पर्याय की तरफ आते हैं, तो वेदन तो हम पर्याय का करते हैं, क्योंकि पर्याय प्रसिद्ध होती है, तो हम हर बार पर्याय को ही पकड़ते हैं। इसीलिए तो हम ये आकुलता करते हैं ना, क्योंकि हम पर्याय को पकड़े हैं। अगर हम उस द्रव्य को पकड़ेंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि सभी द्रव्य समान हैं, सभी में उतने ही गुण हैं। उस अपेक्षा से देखेंगे तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये जो हमारा आकुलता होती है वो इसी संदर्भ में हो जाती है ना। तो ये सब क्लियर करने के लिए अभी हम जूम इन करके द्रव्य गुण पर्याय को देख रहे हैं, ताकि आपको उसमें के भी भेद पता चले। आपको ये समझ में आया कि द्रव्य गुण पर्याय को स्वरूप डिफरेंस कैसे बताया है? हाँ, अब समझा। हाँ, और इसीलिए प्रत्येक वस्तु को सत भी कहा और असत भी कहा, क्योंकि मैं, मेरे चतुष्टय से मैं अगर कहूंगी तो मैं क्या हूं, सत हूं।
पर की अपेक्षा मैं असत हूँ, तो द्रव्य भी सत्य है, गुण भी सत्य है, पर्याय भी सत्य है। ऐसे ही मैं कहूंगी कि द्रव्य असत है, पर्याय असत है, गुण असत है, तो ये सही बातें हो गई क्योंकि मैंने पर की अपेक्षा लगाया। जैसे शक्कर का डिब्बे में पर असत्य है, शक्कर ली और मैंने कहा डिब्बा वाला है, तो ये क्या हो गया, असत द्रव्य, असत गुण, असत पर्याय हो गई। तो इसीलिए ये सत असत रूप जो प्रत्येक वस्तु में विरुद्ध अर्थी धर्म पाए जाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल मैंने कहा। अभी हम टाइम हमारा हो चुका है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में द्रव्य गुण पर्याय में एक संबंध होता है उसके बारे में बताऊंगी, और फिर पर्याय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और फिर हम गुणों के बारे में विशेष और सामान्य की तरफ से जाएंगे। पर्याय को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और भाव खुलेगा, इसीलिए पहले पर्याय को थोड़ा सा देखेंगे और फिर सामान्य गुण और विशेष गुण का, क्योंकि गुणों का ही परिणमन पर्याय होती है, तो पहले पर्याय को पढ़ के फिर गुणों के बारे में देखेंगे। चलता है। हाँ, अभी पहले हम जुनवानी स्तुति करते हैं और उसके बाद किसी को कुछ बोलना है तो। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय सर्ग करेंगे।